तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा नक्षत्र कौन सी नाड़ी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नाड़ी की परिभाषा हम आपको बता देते हैं। तो हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए वात, पित्त और कफ की आवश्यकता होती है। वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष जो है या गुण हमारे शरीर में जो है संतुलन बना के रखते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक नक्षत्र को इन तीनों के गुणों के आधार पर इन तीनों गुणों के आधार पे नाड़ी में वर्गीकृत किया गया है, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येक गुण के आधार पर जो नक्षत्र हैं उनको नाड़ी में वर्गीकरण उनका किया गया है। तो सबसे पहले नाड़ी जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला आता है आदि नाड़ी, दूसरा आता है मध्य नाड़ी और तीसरा आता है अंत्य नाड़ी। तो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि आदो वातो च वहति मध्ये पित्ते तथैव च अन्ते च वहति श्लेष्मा नाड़िका त्रय लक्षणम। तो नाड़ी के जो है 3 लक्षण बताए गए हैं। आदि, मध्य और अंत्य जो है ये तीनों नाड़ियों के 3 लक्षण बताए गए हैं। तो जो आदि नाड़ी होती है तो ये होती है वात प्रधान, ये नाड़ी जो है मानी जाती है। और जो मध्य नाड़ी होती है ये मानी जाती है पित्त प्रधान। इसमें जो है पित्त गुण जो है सर्वाधिक माना जाता है। और अंत्य नाड़ी जो है कफ, इसको हम कह सकते हैं, या ऊष्मा इसको कहा जाता है, श्लेष्मा। तो कफ प्रधान जो है अंत्य नाड़ी होती है। तो ये तीनों जो है नाड़ी के 3 लक्षण बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। अब यहाँ पे मैं सूक्ष्म में आपको बता देता हूँ कि 27 नक्षत्रों को 3 नाड़ियों के अंतर्गत वर्गीकरण इनका किया गया है। तो याद किस हिसाब से रखना है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा नक्षत्र कौन सी नाड़ी के अंतर्गत आता है। जैसे आगे यहाँ पे अश्विनी, भरणी और कृतिका, तो यह आ गया आदि, मध्य और अंत्य। तो अश्विनी आ गया आदि में, भरणी आ गया मध्य में और अंत्य आ गया, और कृतिका आ गया अंत्य नाड़ी में। तो इस प्रकार से 3 नक्षत्र, पहले के जो 3 नक्षत्र हैं ये जो है यहाँ पे बंट गए हैं। अब इसके बाद किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखेंगे, नॉर्मल भाषा में, तो यहाँ से कृतिका के बाद अगर रोहिणी आता तो रोहिणी जो है आदि नाड़ी के अंतर्गत आता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे सभ्य लाइन में इसको रखा गया है। सभ्य तरीके से जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले सभ्य, उसके बाद अपसभ्य। तो यहाँ पे जो है अगर पहले सभ्य होगा तो तभी अपसभ्य होगा, क्योंकि हमने वर्गीकरण करना है 27 नक्षत्रों का। तो 27 नक्षत्रों का वर्गीकरण सही तरीके से हो सके, और ज्योतिष जो हमारे पुराने ज्योतिषकार थे उन्होंने प्रत्येक नक्षत्र के गुण के आधार पे भी, अभी हम यहाँ पे सभ्य तरीके से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक नक्षत्र के गुण के आधार पे उनका जो है वर्गीकरण किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं रोहिणी जो है अंत्य नाड़ी में आ जाता है, मध्य में आता है आपका दोबारा से मृगशिरा नक्षत्र मध्य नाड़ी में आ जाता है। इसी प्रकार से आर्द्रा जो है आदि नाड़ी में आ जाता है। तो अब यहाँ पे पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा क्रमशः यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि अब सभ्य आ जाएगा इधर से, क्योंकि लाइन यहाँ पे हमारा यहाँ तक 3 नक्षत्र जो है यहाँ पे आ गए थे। तो पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा आदि, मध्य और अंत्य नाड़ी में आ जाएंगे। इसी प्रकार से अब यहाँ पे सभ्य आ जाएगा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। तो यहाँ पे अंत्य, मध्य और आदि इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे हस्त, चित्रा और स्वाति, ये तीनों यहाँ पे अपसभ्य लाइन में आ गए हैं। तो यहाँ से आएगा आदि, मध्य और अंत्य। इसी प्रकार से विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, तो यह आ गया आपका अंत्य, मध्य और आदि। और उसके बाद पुनः मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, तो यह आ जाएगा आदि, मध्य, अंत्य नाड़ी में। इसी प्रकार श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, तो अंत्य, मध्य और आदि। फिर पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, तो यह आएगा आदि, मध्य, अंत्य। अब इनको याद किस हिसाब से करना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको श्लोक के माध्यम से भी याद करना सिखाऊंगा। अभी मैंने जो नाड़ी चक्र बताया है, नाड़ी चक्र बनाया है, उस आधार पे याद करने का मैं आपको विधि बता रहा हूँ। आप जो है सामान्य भाषा में इसको याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अंक भी लिखा है, जो पहला, दूसरा और तीसरा नक्षत्र, ये तो क्रमशः आ जाएगा आपका कि आदि, मध्य और अंत्य।
इसके बाद जो तीसरे के बाद चौथा आएगा तो ये आएगा दोबारा अंत्य नाड़ी में ही। उसी प्रकार जो पांचवा रहेगा यहाँ पे पाँच बीच का जो रहेगा तो वो मध्य नाड़ी में कॉमन रहेगा प्रत्येक चक्र में, जहाँ पे भी आएगा। केवल जो पहला और आखिरी जो है ये चेंज होगा यहाँ पे। जैसे आद्रा आ गया तो आद्रा यहाँ पे आदि नाड़ी में आ गया। पुनः पुनर्वसु उसके बाद छठवें के बाद सातवां आया तो ये आदि नाड़ी में ही आएगा, क्योंकि क्रमशः हम चल रहे हैं लाइन से। जो नाड़ी चक्र बनाया गया है तो ये क्रमशः इस प्रकार से बनाया गया है। तो पुष्य फिर से मध्य नाड़ी में आ गया और आश्लेषा यहाँ पे अंत्य नाड़ी में आ गया। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नक्षत्रों का क्रम है, अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, ये आता है आपका आदि नाड़ी के अंतर्गत। अगर हम इनका क्रम देखें तो पहला, छठवां, सातवां, 12वां, 13वां, 18वां, 19वां और 24वां और 25वां, ये आते हैं आपके आदि नाड़ी के अंतर्गत ये नक्षत्र आते हैं। अभी यहाँ पे मध्य नाड़ी की बात कर लेते हैं तो दूसरा, 5वां, 8वां, 11वां, 14वां, 17वां, 20वां और 23वां और 26वां, तो यह आता है आपका मध्य नाड़ी के अंतर्गत। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 15वां, 16वां, 21वां, 22वां और 27वां, तो यह आता है आपका अंत्य नाड़ी के अंतर्गत ये नक्षत्र आते हैं। तो अभी आप यहाँ पे सामान्य भाषा में समझ गए होंगे। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप अगर सामान्य भाषा में देखेंगे तो अगर हमको देखना है कि सपोज कोई नक्षत्र है 12वां, किसी नक्षत्र का क्रम है 12, तो 12वां है आपका उत्तरा फाल्गुनी। तो हम यहाँ पे नक्षत्र को देख के कैसे गणना करेंगे। सपोज हमने केवल नक्षत्र देखा है तो हम यहाँ पे कैसे गणना करेंगे कि ये कौन सी नाड़ी के अंतर्गत आता है। तो इसकी गणना हम यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। मैं यहाँ पे सूत्र बता देता हूँ आपको कि अगर हमने देखना है जो आदि नाड़ी आएगी तो वह आएगी पहले के बाद जो अंतर आएगा तो वह आएगा 5 स्थान छोड़ के। उसके बाद जो अंतर आएगा वो 1 स्थान जो अगला आएगा, तो वो तो आपको यहाँ पे मैंने सामान्य भाषा में बता दिया है। तो ये आदि नाड़ी का जो आदि क्या है, इसके अतिरिक्त जो है अंत्य नाड़ी में भी यही सूत्र लागू होता है कि पहला जो स्थान पहले अगर नाड़ी है उसके बाद जो अगला आएगा तो वो भी उसी नाड़ी के अंतर्गत आएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा तो वो आएगा 5 स्थान छोड़ के, यानी कि 1 से जो है छठवां। तो यहाँ पे सामान्य भाषा में आप देख सकते हैं छठवां यहाँ पे आया है। उसके बाद जो 7वां आया है, क्योंकि 6 के बाद 7, तो 7वां आया है तो यह आया है पुनः आदि नाड़ी के अंतर्गत ही आया है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि आदि नाड़ी में क्या होता है कि पहला तो विषम है, लेकिन उसके बाद जब भी सम आएगा तो सम के बाद जो नेक्स्ट आएगा विषम, तो वो दोनों जो है अगर कहीं पे आदि नाड़ी शुरू हो रही है तो वो जो है 5 स्थान बाद आ रही है तो सम राशि में आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 है तो 7 के बाद 12, तो ये सम है आपका। उसके बाद 13 है तो उसके बाद 18 भी सम है, और उसके बाद 18 और 19 आ गया तो 24वां भी सम राशि में आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम अनुमान लगा सकते हैं। और उसी प्रकार अब हम देखते हैं मध्य नाड़ी किस प्रकार से आएगी। तो मध्य नाड़ी में केवल जो है 3 का अंतर होता है, 3 अंकों का अंतर होता है। जैसे यहाँ पे दूसरा है तो तीसरा, चौथा और 5वां, या हम 4 मान सकते हैं अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो 5वां चौथा जो स्थान होगा वो आएगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर सामान्य भाषा में देखें तो 3 हम मान सकते हैं इसको, इस प्रकार से ये आएगा। तो यहाँ पे जो है 3 स्थान मतलब जो उस नक्षत्र है उससे तीसरा, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मान सकते हैं। अगर हम कुंडली के अनुसार देखें तो ये चतुर्थ आता है, लेकिन सामान्य भाषा में तीसरा आप इसको मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे नक्षत्र मध्य नाड़ी का जो गणना है वो हो जाएगी। और अंत्य नाड़ी का भी मैंने आपको बता दिया है कि विषम राशि से शुरू होकर सम राशि में खत्म होगा। उसके बाद 5 का अंतर आएगा, फिर जो है विषम से सम में आएगा, फिर 5 का अंतर आएगा, विषम से सम में आएगा, फिर 5 का अंतर विषम से सम में, फिर जो है 5 का अंतर विषम में। तो इस प्रकार से अंत्य नाड़ी का वर्गीकरण होगा और आदि नाड़ी का सम में
वर्गीकरण होगा। तो इस प्रकार से जो है नाड़ी का वर्गीकरण, नक्षत्रों का वर्गीकरण जो है नाड़ी के आधार पे, उनके व्यवहार के आधार पे किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी विस्तार से समझेंगे।